गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 3। बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जो हम सीरीज बता रहे हैं तो उसमें आज कुछ क्वेश्चंस हम करवाते हैं। एक क्वेश्चन को, प्रत्येक स्टेप को आपको अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हो आप देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर मॉडल पेपर है 2020 वाला। देखिए स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेपर में देख लीजिए आप बच्चों पहले, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ब्लैक बोर्ड पर भी, इस पर बोर्ड पर भी लिखे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। यानी कि 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। देखिए प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। उसका पार्ट का ग्रेफाइट है। 4 विकल्प हैं बच्चों, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। बच्चों, जब हमने आपको ठोस अवस्था में क्रिस्टलों का वर्गीकरण बताया था, 4 प्रकार बताए थे क्रिस्टलीय ठोस के। पहला था आयनिक ठोस, दूसरा परमाणुवीय ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। तो देखिए बच्चों, ग्रेफाइट धातु नहीं है तो इसका ये विकल्प तो समाप्त हो गया। दूसरा आयनिक ठोस, ग्रेफाइट में आयन नहीं बनते हैं बच्चों, ग्रेफाइट कोई आयनिक पदार्थ नहीं है, तो इसका विकल्प ये भी नहीं होगा। बचे अब आपके 2, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। ग्रेफाइट अणु है क्या बच्चों? ग्रेफाइट अणु नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं से बनी, इनके sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं से बनी एक रिंग संरचना है। बहुत बड़ी रिंग संरचना होती है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो आणविक ठोस भी नहीं है बच्चों, ग्रेफाइट अणु नहीं होता, आणविक ठोस नहीं है। तो बचा एक, सहसंयोजी ठोस या परमाणुवीय ठोस। सहसंयोजी ठोस को ही बच्चों हम परमाणुवीय ठोस कहते हैं। तो आपका ग्रेफाइट है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों सहसंयोजी ठोस। ग्रेफाइट है ऐसे दिया है क्वेश्चन, या ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है, उसके बाद ये 4 विकल्प दिए हो तो कौन सा हो जाता है? सहसंयोजी ठोस। देखिए ख, समान ताप पर निम्न विलयनों के युग्म समपरासरी हैं। समपरासरी ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। पराशरण दाब का सूत्र होता है बच्चों P बराबर NST/V। N का मान होता है बच्चों W/M, W/M V × ST। क्योंकि N का मान हो जाएगा W/M तो M नीचे आ जाएगा। वही बच्चों हम क्या कहते हैं? W/M को हम कहते हैं मोलरता। की जगह मोलरता हो जाएगी M, कैपिटल M, मोलरता ST। इसके अलावा बच्चों हमने आपको अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। वे गुणधर्म जो कणों की संख्या अर्थात अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। 4 अणुसंख्यक गुणधर्म आपके, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है पराशरण दाब, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन और चौथा हिमांक में अवनमन। तो बच्चों पराशरण दाब, चूंकि पराशरी पूछा तो पराशरण दाब से संबंधित है। पराशरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये कणों की संख्या पर भी निर्भर करेगा बच्चों। तो इसी को P बराबर हम लिख सकते हैं NM × M × ST। पराशरण दाब है एक अणुसंख्यक गुणधर्म, इसलिए ये कणों की संख्या, एंडर से दी कणों की संख्या है बच्चों, तो कणों की संख्या और मोलरता दोनों पर निर्भर करेगा, दोनों के गुणनफल पर। S विलयनीयतांक सभी के लिए समान होगा, T ताप समान है बच्चों सभी के लिए। तो इनको छोड़ दीजिए, केवल हमको देखना है पराशरण दाब के लिए N और M को, मोलरता को और कणों की संख्या को। इनके दोनों के गुणनफल जिसके लिए भी समान हो जाएंगे बच्चों, जिन युग्मों के लिए, उन्हीं के पराशरण दाब समान होंगे, अर्थात वो समपरासरी होंगे। देखिए 0.1 m NaCl बच्चों आयनित हो जाता है। आपको स्पष्ट पता है, जल में घोलने पर ये टूटता है सोडियम प्लस क्लोराइड आयनों में। तो कितने आयन होंगे? 1 और 1 2। तो यदि इसका देखें
तो ये हो जाएगा 0.1 गुणा 2 बराबर 0.2 हो जाएगा इसका प्रश्न दाब। तो बच्चों इसी के ऊपर हम छोटा छोटा लिख लेते हैं कौन से संपरासरी हैं उसको देखने के लिए 0.2। इसके बाद देखते हैं इसका 0.1 m सोडियम सल्फेट है, आयनिक ठोस है, ये टूटता है बच्चों इस तरह से 2Na प्लस SO4 माइनस, यानी कि 2 सोडियम आयन, देखिए 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन, टोटल 3, N डैश बराबर 3 हो गया। तो 3 की गुणा लगाएंगे इसमें 0.1 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 0.3। तो इसका पराशरण दाब हो गया 0.3। ये 0.2 है, ये 0.3 है, समान नहीं है बच्चों, तो ये तो आपका विकल्प नहीं हो सकता, पहला विकल्प नहीं है। दूसरा देखते हैं 0.1 m यूरिया बच्चों एक कार्बनिक अणु है जो कि आयनित नहीं होता है, वियोजित नहीं होता है, केवल जल में घोलने पर एक ही अणु देगा। तो इसका पराशरण दाब हो जाएगा बच्चों 0.1 गुणा 1 बराबर 0.1, तो इसका हो जाएगा 0.1। इसका देखते हैं बच्चों 0.1 NaCl सोडियम क्लोराइड, वही सेम चीज़, सोडियम क्लोराइड आयनित हो जाएगा इस तरह से और देगा सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, एक आयन और एक आयन, 2 आयन दे रहा है बच्चों, 2 कण दे रहा है, तो ये हो जाएगा 0.1 गुणा 2 बराबर 0.2, तो इसका मान 0.2। देखिए यूरिया के लिए हो गया बच्चों 0.1 और NaCl के लिए हो गया 0.2। देखिए दोनों के मान समान नहीं है, तो आपका ये भी विकल्प गलत हो जाएगा, ये भी समपरासरी नहीं होगा। देखते हैं बच्चों तीसरा विकल्प, तीसरा है 0.1 m यूरिया सेम अभी बताया है, ये एक ही अणु के रूप में रहेगा, तो एक कण देगा, तो इसका मान हो जाएगा 0.1, m की जगह 0.1 है और n की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 0.1 इसका मान। इसको देखते हैं बच्चों 0.2 m MgCl2, 0.2 गुणा MgCl2, पहले देखते हैं हम MgCl2 कैसे आयनित होता है। ये टूटता है बच्चों Mg प्लस 2Cl माइनस, एक इसका कण है बच्चों, मतलब एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, टोटल कितने आयन हो गए 3, तो N की जगह लिख देंगे 3, तो इसकी गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा 0.6, 2 3 6, तो हो गया 0.6। देखिए यूरिया के लिए 0.1 है बच्चों और MgCl2 के लिए 0.6 है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया, ये भी सही नहीं है। चौथा विकल्प देखते हैं 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट, m का मान तो है बच्चों, चलिए इसी के हिसाब से देखते हैं, m का मान है 0.1। अब कैल्शियम नाइट्रेट को देख लेते हैं किस तरह से आयनित होता है, CaNO3, इसको जब आयनित करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है Ca++ 2NO3 माइनस, 2 नाइट्रेट आयन, एक आयन और 2 आयन, टोटल 3 आयन, तो 3 की गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा 0.3, 3 की गुणा 0.1 में करेंगे तो इसका मान 0.3 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों 0.1 m सोडियम सल्फेट, तो इसके लिए देखते हैं सोडियम सल्फेट भी इस तरह से आयनित होता है बच्चों, Na2SO4, यह आयनित हो जाता है 2Na प्लस SO4 माइनस, 2 सोडियम आयन है बच्चों, एक सल्फेट आयन है, टोटल आयन कितने हो गए 2 और 1 3, तो सोडियम सल्फेट जलीय विलयन में 3 आयन देगा, तो कणों की संख्या हो गई बच्चों 3 गुणा 0.1 बराबर 0.3, तो इसका मान भी 0.3। अब आप बच्चों स्पष्ट देख रहे हैं 0.1 m CaNO3 के लिए भी पराशरण दाब का मान St को कॉमन रखा दोनों में, उसकी गुणा नहीं लगाई है, 0.3 आता है, और सोडियम सल्फेट के लिए भी बच्चों 0.3 ही आता है, St दोनों में कॉमन है, समान की गुणा लगाएंगे तो समान आएगा, उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो इन दोनों के लिए समान है बच्चों, तो आपका सही विकल्प हो गया चौथा, यही दोनों विलयन समपराशरी होंगे, 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट और 0.1 m सोडियम सल्फेट। ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं, आपको निकाल के देखनी है, ठीक है, रफ पे निकाल के देख लेंगे। 4 धातुओं A B C D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, 0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती सक्रियता या
क्रियाशीलता का घटने का क्रम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में हम पढ़ते हैं बच्चों धातुओं की सक्रियता। धातुओं की सक्रियता उनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर सक्रियता घटती है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक से धनात्मक होते जाते हैं, अर्थात उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है धातु की सक्रियता घटती है। इसका तात्पर्य हुआ बच्चों जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी ज़्यादा सक्रिय होगी, और जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह उतनी ही कम क्रियाशील होगी। जिस धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वही क्रियाशील होगी। तो देखिए बच्चों इसमें माइनस वाले हैं दो, एक ये है और एक ये है। 2.0 वोल्ट ये ए का है, ये बी का है, ये सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे आपने समझने के लिए लिखे ले रहे हैं ताकि हमको आसानी रहे उस क्रम को ढूंढने में। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, केवल अपनी सुविधा के लिए। इधर क्रम से ही है तो ये आसानी रहेगी किसके लिए है। ठीक है, तो के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा कम है, माइनस में सबसे ज़्यादा है -2.0 वोल्ट, और इसके लिए है -0.76 वोल्ट। तो सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी बच्चों बी की, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम है यानी कि ज़्यादा ऋणात्मक है, उससे कम क्रियाशील होगी बच्चों डी। ये दोनों तो आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में से, इनके दोनों के धनात्मक हैं, इसका मान है +1.5 वोल्ट और सी के लिए है 0.34 वोल्ट। इन दोनों में बच्चों सी के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है, 0.34 कम होता है 1.5 से। तो बच्चों उसके बाद डी से कम क्रियाशील होगी सी, और सी से भी कम क्रियाशील होगी क्योंकि जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा धनात्मक है वो सबसे कम क्रियाशील होगी, तो आ जाएगा बच्चों ए। तो देखिए इनमें से कौन सा एक क्रम है, बी डी उसके बाद सी ए, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों दूसरा वाला BDCA। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, 4 रिएक्शंस दिए हैं, इनमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। सबसे पहले बच्चों हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है वो हमने आपको बताई है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों पहला विकल्प है CH3COO-C2H5। एथिल एसीटेट को NaOH के साथ मिलाते हैं तो बनता है सोडियम एसीटेट प्लस एथिल अल्कोहल। बच्चों इस अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट के अणु पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के अणु पर निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों अनुक्रमानुपाती, एक्टिव मास CH3COO-C2H5 और एक अणु NaOH पर। कितने अणुओं पर निर्भर कर रहा है, एक और एक दो, ये आर का मतलब है अभिक्रिया का वेग, तो 2 अणुओं पर निर्भर कर रहा है, तो ये होगी बच्चों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की नहीं है। तो पहला विकल्प तो आपका गलत हो गया। दूसरी अभिक्रिया है एथिल एसीटेट CH3COO-C2H5, उसकी रिएक्शन जल के साथ कराते हैं तब बनता है एसिटिक अम्ल CH3COOH और एथिल अल्कोहल C2H5OH। बच्चों इस अभिक्रिया का भी वेग एथिल एसीटेट के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। जल की सांद्रता पूरी अभिक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहती है, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात इसका वेग हो जाएगा बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन अनुक्रमानुपाती, एक्टिव मास CH3COO-C2H5। एथिल एसीटेट के अणु पर निर्भर कर रहा है बच्चों एक अणु पर, तो इसकी कोटि हो जाएगी 1। ये रिएक्शन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य नहीं है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है 2FeCl3 फेरिक क्लोराइड। उसकी रिएक्शन जब स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2 के साथ कराते हैं तो बनते हैं 2 अणु फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड।
तो बच्चों इस अभिक्रिया का वेग फेरिक क्लोराइड के 2 अणुओं की सांद्रता पर और स्टेनलेस क्लोराइड की 1 अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये इस तरह से एक्टिव मास FeCl3 का 2 अणु इंटू एक्टिव मास SnCl4 इसका 1 अणु, तो इसकी कोटि कितनी होगी बच्चों? 2 और 1 3। तो इस अभिक्रिया की कोटि हो गई 3। तो बच्चों इसकी 2 है कोटि, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। अब बचा केवल एक विकल्प। ये इसलिए बात है बच्चों कि यही सही होगा, लेकिन उसको भी हम चेक कर लेते हैं वो है सही या गलत है। देखिए H2 + Cl2 एरो 2HCl, इस अभिक्रिया का वेग बच्चों H2 या Cl2 के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह अभिक्रिया होती है यदि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश या आर्टिफिशियल प्रकाश यदि उपस्थित है तो ये रिएक्शन होगी, अन्यथा रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती है। ये रिएक्शन निर्भर करती है प्रकाश की उपस्थिति पर, सनलाइट पर या लाइट पर। H2 या Cl2 के मोलों पर निर्भर नहीं करती है, चाहे उनके 100 मोल ले लें तब भी रिएक्शन नहीं होगी यदि सूर्य का प्रकाश या लाइट नहीं है। लाइट होने पर ही उनकी रिएक्शन होती है। तो बच्चों ये अभिक्रिया H2 + Cl2 एरो 2HCl, ये अभिक्रिया H2 या Cl2 के अणुओं पर निर्भर नहीं करती है और यही अभिक्रिया हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो यह है बच्चों आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सही विकल्प क्या हो गया? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो आपका सही विकल्प हो गया चौथा, H2 + Cl2 एरो 2HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइड होते हैं बच्चों RCONH2, ये एमाइड होते हैं बच्चों जिनमें CONH2 ग्रुप होता है। एमाइडों से इसमें से CO2 निकाल के, ये पार्ट निकाल के एमाइड, ये एमीन है। एमाइड से एमीन बनाने की जो विधि है बच्चों उसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए, ये नाम से भी बोर्ड परीक्षा में आ जाती है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। आपके सिलेबस में बच्चों एथिलेमीन, एथिलेमीन को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम लिखवाते हैं प्रोपेनेमाइड। प्रोपेनेमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ, ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन बनती है, इसे कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड। तो रिएक्शन हो जाती है बच्चों C2H5NH2 प्लस, इसके 4 लेने पड़ते हैं, 2KBr निकल जाता है बच्चों, प्लस K2CO3 निकलता है, प्लस 2H2O निकलता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में रिएजेंट है आपके Br2 प्लस KOH कास्टिक पोटास। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों आपका पहला ही, ब्रोमीन और कास्टिक पोटास। पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, इसका मतलब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका उपयोग किया जाता है बच्चों हमेशा ऑक्सीकरण के लिए, एल्डिहाइड का या अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके अम्ल बनाएं या अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड बनाएं, तब इसका उपयोग किया जाता है। यह है HCl/ZnCl2, इसको कहते हैं बच्चों हम ल्यूकास अभिकर्मक। इस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है अल्कोहलों के हैलोजनीकरण में, यानी कि अल्कोहलों के परीक्षण में, OH ग्रुप को Cl ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करने में। यह है NaOH/CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं बच्चों सोडा लाइम। सोडा लाइम का उपयोग किया जाता है हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवणों को एल्केन में परिवर्तन करने के लिए। तो केवल सही विकल्प आपका Br2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन का। किस विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन होता है? चारों विटामिन हैं, उन्हें हम देख लेते हैं पहले, इनके नाम क्या क्या हैं। B1 को कहते हैं बच्चों थायमीन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B6 को कहते हैं बच्चों फॉलिक एसिड और B12 को कहते हैं साइनोकोबालिन। देखिए बच्चों क्या पूछा, राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन का, किस विटामिन का नाम है? B2 का। तो सही विकल्प हो गया विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बच्चों आपको पेपर स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है,
अब खाली क्वेश्चन को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है बच्चों, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? ब्रैकेट में दिया है पोटेशियम का परमाणु भार बराबर 39। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। जब कोई परमाणु किसी घन के केंद्र में होता है तो इकाई कोष होता है बच्चों काय केंद्रित इकाई कोष या अंतः केंद्रित इकाई कोष BCC। W दे रखी है और परमाणु इकाई कोषों की संख्या आपसे पूछी है। तो देखिए बच्चों इसमें दिया हुआ है आप इकाई कोष काय केंद्रित या अंतः केंद्रित इकाई कोष या इकाई सेल भी कह सकते हैं बच्चों, एकक है, कहते हैं बच्चों इंग्लिश में BCC। BCC में काय केंद्रित इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या BCC में होती है बच्चों परमाणुओं की संख्या 2। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बच्चों हमने आपको जब ठोस अवस्था पढ़ाई थी तो उसमें आपको तीनों प्रकार के इकाई कोषों में परमाणुओं की संख्या निकालना बताया था। उसके लिए हम आपको विस्तार से जानना चाहते हो तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ से आप देख लीजिए कैसे 2 होती है। अलावा दिया है बच्चों पोटेशियम की मात्रा W बराबर 4 ग्राम। पोटेशियम का परमाणु भार दे रखा है 39। 2 चीज़ें दी हुई हैं बच्चों, W दे रखा है, M दे रखा है। तो पोटेशियम के ग्राम अणु या मोल हम निकाल सकते हैं। पोटेशियम के ग्राम परमाणु, क्योंकि अणु नहीं है बच्चों में परमाणु है। पोटेशियम के ग्राम परमाणु या मोल N बराबर W/M, पदार्थ की मात्रा बटे परमाणु भार बराबर 4/39 मोल हो गए। BCC इकाई कोष में है, काय केंद्रित इकाई कोष में है, और काय केंद्रित इकाई कोष में परमाणु की संख्या होती है बच्चों केवल 2। तो इतने मोल में जो आपको मात्रा दी है जिससे हमने मोल निकाला है 4 ग्राम पोटेशियम अर्थात 4/39 मोल पोटेशियम में कितने परमाणु हैं पहले हमें उसका पता लगाना है। उसके पश्चात ही हम इकाई कोषों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पदार्थ के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम परमाणु या मोल में उसके परमाणुओं की संख्या होती है एवोगैड्रो संख्या के बराबर, जिसका मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23। तो चूँकि 1 मोल में पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या ये होती है बच्चों, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसके अणुओं की, परमाणुओं की या कणों की संख्या हमेशा होती है एवोगैड्रो संख्या के बराबर गुणा 10⁻23 परमाणु। इतने परमाणु होंगे बच्चों 1 मोल में, इसलिए 4/39 मोल में पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 4/39 परमाणु। मेरे पास बच्चों टोटल 4 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात है और 2 परमाणु पाए जाते हैं बच्चों एक इकाई कोष में। BCC इकाई कोष में परमाणु की संख्या होती है 2। इसी को उल्टा करके कह सकते हैं 2 परमाणुओं में BCC इकाई कोषों की संख्या बराबर 1। चूँकि 2 परमाणुओं में इकाई कोषों की संख्या बराबर 1, एक इकाई कोष ब्रैकेट में लिख देंगे चाहे तो BCC। एक BCC इकाई कोष में 2 परमाणु होते हैं, इसी को हमने लिख दिया बच्चों 2 परमाणुओं में इकाई कोषों की संख्या बराबर 1, एक इकाई कोष होगा। अब जितने परमाणु दिए हैं उनका निकाल लेंगे। एक परमाणु में कितने हो जाएंगे इकाई कोषों की संख्या 1/2। अब जितने परमाणु दिए हैं आपके ये 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 4/39। बच्चों ये हमने काटा नहीं है, यहीं से कैलकुलेट करेंगे तभी वहीं पर काट लेंगे इसे। 023 गुणा 10⁻23 गुणा 4/39 जो परमाणु 4 ग्राम पोटेशियम में है। इतने परमाणुओं में कितने इकाई कोष होंगे तो हो जाएगा बच्चों 1/2 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 4/39
39, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, इसकी गुणा लगा लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 2 6 12.0, 12.046 गुणा 10 की घात 23 बटे 39। इसको काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3.088 गुणा 10 की घात 22। पॉइंट शुरू में आएगा बच्चों, यहाँ पर जब इसका भाग देंगे शुरू में पॉइंट रहेगा, लेकिन एक घात हमने कम कर ली है, तो इसी को लिख सकते हैं या 3.09 गुणा 10 की घात 22 इकाई कोष। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। तो 4 ग्राम पोटेशियम में बच्चों 3.09 गुणा 10 की घात 22 इकाई कोष पाए जाएंगे काय केंद्रित। तो ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन 2 का पार्ट ख। देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, इसमें दिया है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो बच्चों अब इसे हल कर, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके देख लीजिए अच्छे से। इसमें दिया है बच्चों स्मॉल w बराबर 2.5 ग्राम, विलेय की मात्रा दे रखी है 2.5 ग्राम, कैपिटल W दे रखा है बच्चों 100 ग्राम बेंजीन में, 100 ग्राम बेंजीन में। इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T दे रखा है बच्चों 0.4 डिग्री सेल्सियस। मोलल उन्नयन स्थिरांक AB बराबर 2.67। अणुभार बराबर क्या? अभी पिछले ही चैप्टर में हमने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। स्पष्ट इसमें दिया है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक वाला सूत्र लगेगा, यानी कि 1000 वाला। यदि ये नहीं दिया होता तो वैसे भी बच्चों ये 5 से कम है के का मान, तो 1000 वाला सूत्र ही लगेगा। क्वथनांक में उन्नयन बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। हमको निकालना m, तो m को इधर ले आएंगे, डेल्टा T को इधर ले जाएंगे, तो इसी को लिख सकते हैं या m बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा T गुणा कैपिटल W। मान रख देंगे 1000 गुणा के बी का मान है 2.67 गुणा स्मॉल w है बच्चों 2.5 बटे डेल्टा T का मान है 0.4 ये, और कैपिटल W है 100 ग्राम। काट लेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, इस दशमलव से इस दशमलव को काट लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसकी इसमें गुणा लगा लेते हैं पहले, तो यह आ जाएगा 25 7 175 का 5 हासिल 17, 25 सिक्का 150, 150 17 167 हासिल 16, 25 दूनी 50 और 16 66 बटे 4। बच्चों 2 अंक पर दशमलव था, उसी के साथ साथ एक जीरो भी है, एक जीरो से दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 1 अंक पे, तो इतना। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 4 एकम 4 हासिल 2, 4 छिंग 24 2, 4 छिंग 24 हासिल बचे 3, लग गया दशमलव, 4 अट्ठे 32 बचे 3, 4 7 28 और 4 पंजे 20, इतना आएगा बच्चों। इसी को 2 अंक तक ले लेते हैं हम लगभग, तो हो जाएगा 166.88 लगभग। तो आपका आंसर हो गया बच्चों पदार्थ का अणुभार बराबर 166.88 लगभग। अगला क्वेश्चन 2 का ग। देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित शैल अभिक्रिया के विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। रिएक्शन दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए, CD+2 ब्रैकेट में 1 मोलर, उसके बाद साल्ट ब्रिज, डबल लाइन है खड़ी हुई, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। उसके बाद Ag प्लस ब्रैकेट में 1m Ag। उसके बाद बच्चों नीचे दिया है जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। बच्चों अगली लाइन से CD+2 CD कॉमा लगा के E डिग्री बराबर -0.40 वोल्ट, तथा अगली लाइन से दिया है Ag प्लस Ag
कॉमा लगाकर ई डिग्री बराबर प्लस 0.80 वोल्ट। तो ये आंकड़े दिए हैं। क्वेश्चन को बच्चों एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बच्चों आपको देखिए इस तरह से सेल अभिक्रिया दी हुई है। कैडमियम, सी का मतलब है कैडमियम, CD प्लस आयन है, यानी कि कैडमियम की छड़ कैडमियम लवण के विलयन में डूबी हुई है 1 मोलरता के। उसके बाद Ag प्लस आयन है 1 मोलरता के, उसमें Ag की छड़ डूबी हुई है। इसको कहते हैं बच्चों सेल अभिक्रिया। इसमें आपको नीचे आंकड़े दिए हुए हैं। CD कैडमियम +2 CD, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों। कैडमियम की जो छड़ डुबाई हुई है कैडमियम +2 वाले विलयन, जलीय विलयन में, उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है -0.40 वोल्ट। और Ag की जो छड़ है उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव Ag+/Ag के लिए +0.80 वोल्ट। EMF बराबर होता है EMF बराबर E कैथोड -E एनोड, जो ये सूत्र है। अब इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है उसके लिए नीचे लिखते हैं बच्चों। इस इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है वह एनोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम ऋणात्मक अर्थात अधिक धनात्मक होता है वह कैथोड होता है। तो नीचे लिख देंगे प्रोक्त सेल अभिक्रिया में देखिए ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए है, इसके लिए CD+ के लिए। तो ये युग्म है ये वाला CD/CD+2, ये तो है आपका बच्चों एनोड है, तथा Ag+/Ag युग्म कैथोड है। अतः E कैथोड E डिग्री Ag+/Ag जो कि मान दे रखा है बराबर +0.80 वोल्ट। E डिग्री एनोड बराबर हो जाएगा बच्चों E डिग्री CD+2/CD बराबर -0.40 वोल्ट। तो अब लिख देंगे EMF सेल का विद्युत वाहक बल EMF बराबर होता है बच्चों E डिग्री कैथोड -E डिग्री एनोड। मान रखेंगे, मान कितना है, कैथोड का मान है 0.80 माइनस एनोड का मान कितना है बच्चों, माइनस का है, माइनस चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद ई एनोड का मान जो है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि माइनस में है 0.80 माइनस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा, +0.40 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1.20 वोल्ट। इसको प्लस में भी लिख सकते हैं चाहे तो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो EMF बराबर हो गया बच्चों आपका 1.20 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन अब बोर्ड प्राय पूछे जाने लगे। ठीक, आंसर हो गया EMF ऑफ सेल बराबर 1.20। अब है दूसरे का घ। ये बच्चों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपसे स्कंदन क्या है और हार्डी-सुलजे के नियम को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है। पहला पूछा आपसे स्कंदन। देखिए बच्चों, कोएगुलेशन, कोलाइडी विलयन का स्थायित्व उसके कणों पर स्थित आवेश पर निर्भर करता है। यदि किसी कारणवश यह आवेश कम या समाप्त हो जाता है तो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व भी धीरे धीरे कम होने लगता है और छोटे छोटे कोलाइडी कण परस्पर मिलकर बड़े कणों को जन्म देते हैं। इस प्रकार कोलाइडी कणों के आकार का बढ़ना स्कंदन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जब कणों का आकार एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है तब तुरंत ही उनका अवक्षेपण हो जाता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण ही सही शब्दों में स्कंदन है। जैसे दूध में नींबू की बूंद डाल देते हैं, नींबू का रस डालते हैं तो बच्चों वो फट जाता है, वो प्रोटीन जो है उसमें केसिन प्रोटीन स्कंदित हो जाती है, क्योंकि दूध भी एक कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट है बच्चों हार्डी-सुलजे का नियम। विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति
स्कंदन करने वाले आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। यही हार्डी-सुलजे का नियम है। उदाहरण, आर्सेनिक सल्फाइड के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के प्रति कुछ धनायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम इस प्रकार है। आर्सेनिक सल्फाइड का बच्चों कोलाइडी विलयन ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो इसको स्कंदित करेंगे धनायन। तो देखिए उनकी स्कंदन शक्ति का क्रम किस प्रकार है। सोडियम, उससे ज़्यादा स्कंदन शक्ति होती है बच्चों मैग्नीशियम की, उससे भी ज़्यादा एल्यूमिनियम की और उससे भी ज़्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन आयन की। जैसे जैसे संयोजकता बढ़ेगी बच्चों उनकी स्कंदन शक्ति भी बढ़ती जाएगी। यही हार्डी-सुलजे का नियम है। और दूसरा उदाहरण देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनावेशित कोलाइडी विलयन के प्रति कुछ ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम इस प्रकार है। Cl-, उससे ज़्यादा स्कंदन शक्ति होगी बच्चों सल्फाइड आयन की, उससे भी ज़्यादा होगी फॉस्फाइड आयन की P- की। तो जैसे जैसे संयोजकता या आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्कंदन शक्ति बढ़ती। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए आज वीडियो में इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो कमेंट करके अपने का निवारण अवश्य कराएं। यदि वीडियो पसंद आए, समझ आ गया है तो लाइक करें बच्चों, इससे हमको पता चलता है हुआ आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।